स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। और इसी उद्देश्य और इसी भावना के साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने उल्लिखित है, उत्सर्जन तंत्र। और उसके ठीक सामने आप लिखा पा रहे होंगे पार्ट 2, जिसका तात्पर्य है कि ये इसका एपिसोड नंबर 2 है, यानी दूसरा एपिसोड है, इसका सीरीज दूसरा है। इसका एक सीरीज आपके सामने आ चुका है जिसमें हमने त्वचा संबंधी महत्वपूर्ण पहलुओं को जाना था। हमारे शरीर में उत्सर्जन किन किन अंगों से होते हैं ये बात हमने अपने पहले वीडियो में बता रखा है। और अब जरा ध्यान दें, उत्सर्जन तंत्र पार्ट 2 ये आपको ठीक वहीं से जोड़ने का प्रयास हमारा है जहां पर हमने पहला एपिसोड छोड़ा हुआ है। तो रिकैप आप कर सकते हैं, आप रिवर्स जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अब आगे। ध्यान हमें ये देना है कि हमें उत्सर्जन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर बात की जाए तो हमारी है किडनी, जिसे हम गुर्दा कहते हैं और जिसे हम वृक्क कहते हैं। ये इतनी बातें ध्यान दें, उर्दू में उसे ही गुर्दा बोला जाएगा। तो जिस हम किडनी की बात कर रहे हैं, जिस किडनी यानी वृक्क, या फिर हम इसे एक और नाम से जान सकते हैं गुर्दा, इनमें से कोई भी बात आ जाए तो आप इसे बताइएगा। वाकई में आज के दौर में गुर्दा यानी किडनी की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। हम वहाँ तक भी आपको ले जाने का प्रयास हमारा है कि आप हर उस शब्द से, हर उस टॉपिक से अवगत हो पाएँ जो इनसे संबंधित है। हर वो पहलू आप टच कर जाएं जो आपके एग्ज़ाम में कभी ना कभी आए हुए हैं या आने की संभावना बनी हुई है। तो हम कुछ इसी उद्देश्य से आगे बढ़ने का प्रयास अब करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर हम किडनी की बात करें तो हमारी किडनी कुछ इस तरीके की है, कुछ इस तरीके की बनी हुई किडनी है आपकी और हमारी। और इस बात को भली भांति आप जान रहे हैं, ये एक सेम के आकार की है। कैसी है? सेम के आकार की किडनी है हमारी। और कुछ इस तरीके की संरचना आप देखेंगे, और वो मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि जिससे आप बेहतर ढंग से इस बात को जान पाएँ। अन्यथा इसका कोई उद्देश्य नहीं था कि आपको चित्र ही बनाना है, ऐसा कोई मसला नहीं था हमारा। लेकिन अब ये काम इसलिए कर रहा हूँ जिससे आप इस बात को भली भांति जान पाएँ। तो एक थैली कुछ इस तरीके की है, ज़रा देखना इस बात को। ये देखिए क्या बना दिया हमने, दिल बना दिया है। और अब नामकरण देखें इनका, ये दिल जैसी संरचना है और यहाँ से एक और इस तरीके का मार्ग अब आगे बढ़ जाएगा। और अब हम सबका नामकरण क्रमवार कर देंगे आपके सामने। ये चीज़, ये जो सेम जैसी संरचना है इसे हम किडनी बोलेंगे। ये जो संरचना है इसे हम मूत्र नली बोलेंगे, मूत्र नली या मूत्र वाहिनी, हम इसे ये कह देंगे। अब देखिएगा, इसको इंग्लिश में भी चाहो तो लिख सकते हैं यूरेटर। और ये जो है आपका मूत्राशय, इसे मूत्राशय कहेंगे। क्लियर है बात? तो हम लोग ये जान पा रहे हैं कि किडनी, मूत्रनली, मूत्राशय यानी, और फिर ये एक और जिसे हम बोलेंगे मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा, और मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर। आप इंग्लिश नाम जाने रखेंगे, कोई इससे आपको मदद ही मिलेगी। यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्र की थैली, और ये जो मूत्र मार्ग लिखा है यूरेथ्रा, ये चीज़ समझ लें। ठीक है, तो किडनी की बात हो गई, और फिर मूत्रनली की बात हो गई, मूत्राशय की बात हो गई, और आपके ये यूरेथ्रा की बात हो गई। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं है। ये संरचना इसलिए आपके सामने रख दिया हमने क्योंकि हम अपने सबसे महत्वपूर्ण अंग की बात कर रहे हैं उत्सर्जन में। उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा रोल किसका है? तो इसी का है। ये बात अब अगर आप जान पाए हैं तो मैं थोड़ी सी चर्चा इस पर बना करके आगे बढ़ूं। अगर किडनी की लंबाई चौड़ाई की बात मैं करूं तो 12x5x3 आपको याद रखना है। यानी ये 12 इसकी लंबाई है, और ये 5 चौड़ाई है, और ये 3 मोटाई है। इसका मतलब ये सब अब आपके दिमाग में बन सकता है। 12 सेंटीमीटर लंबाई,
5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर होती है मोटाई किसकी, किडनी की। किडनी हमारे देखिए 2 पार्टों में बटी हुई है, एक किडनी इधर है, एक किडनी इधर है, और किडनी का भी दान किया जा सकता है। अगर आपकी किडनी काफ़ी मेंटेन है, और मेंटेन सबसे ज़्यादा किडनी उसी की है जो अपने स्वास्थ्य में, अपने खान पान में काफ़ी ज़्यादा प्रवाह करते हैं और बहुत हिसाब से ही वो भोजन सामग्री को खाते हैं, अपने पोषक पदार्थों का बड़े हिसाब से इस्तेमाल नाप तौल करके करते हैं, उनकी किडनी मेंटेन रहती है। तो ऐसे लोग किडनी का दान कर सकते हैं किसी दूसरे के लिए, लेकिन ज़रूरी है किडनी जिसकी खराब हो जाएगी इसका प्रत्यारोपण किया जाएगा, आपकी किडनी हटा करके दूसरी किडनी यहाँ पर लगा दी जाएगी। अगर एक किडनी हट भी गई और आपके पास एक ही किडनी है, तब भी आपके क्रियाकलाप को ये अकेले क्षमता इसके पास है कि ये सुचारू रूप से चला सकती है। लेकिन अब उतना तो आप समझदार हैं ही कि 2 किडनी जो काम करेगी वो एक नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी एक टेम्प्रोरी व्यवस्था आपके शरीर में हो सकती है, वो काम हो सकता है, इस तरीके का ये काम है। ध्यान दें, जहाँ हम किडनी से अभी अभी परिचय ले रहे हैं, जहाँ ये लगभग जो भी इसका ये मामला चल रहा है, लगभग 140 ग्राम के आसपास की किडनी होती है, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण चीज़ और क्या है, इस पर आप देख पाएंगे दोनों किडनियों पर ऊपर एक ग्रंथि आपको मिलेगी जिसका नाम है एड्रिनल। बहरहाल इसके बारे में हम लोग और अच्छे से आगे पढ़ेंगे जब हम ग्रंथि का चैप्टर आपके सामने रखेंगे। लेकिन थोड़ी सी बात अगर यहाँ आ ही गई है तो क्यों ना हम इनसे अपना परिचय स्थापित कर ही लें। एड्रिनल ग्रंथि जो है ये आपको बहुत कुछ करके देती है, इन पर तो नियंत्रण इसका होता ही होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है, इसको करो या मरो हार्मोन अगर पूछे कहाँ से स्रावित होता है तो यहीं से। आपातकालीन में आपको वो क्षमता कौन देता है बचने और बचाने का, तो यही देती है। आपातकालीन अवस्था हो, अचानक आपके सामने सर्प आ जाए, अचानक आपके सामने शेर आ जाए, तो एड्रिनल ज़्यादा तेज़ी से स्रावित होने लगती है, इस ग्रंथि से श्रावण बढ़ जाता है और ऐसी अवस्था में आप बहुत तेज़ी से भागने लगते हैं या भाग सकते हैं। तो आपातकालीन का सिग्नल है ये। कौन सी ग्रंथि आपातकालीन घटनाओं पर सिग्नल देती है, तो एड्रिनल देगी। करो या मरो वाली इसे कहेंगे, इस ग्रंथि को इस तरीके के नाम से जानेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, आपको अद्भुत लगेगा ये कि अगर आपका हार्ट रुक जाए कुछ समय के लिए तो वाकई में आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन एड्रिनल ग्रंथि में वो क्षमता है कि ये हृदय गति को दोबारा चला सकती है। यानी अद्भुत है ये कि ये हमें दोबारा जिंदा कर सकती है ना। ये ठीक काम है, तो आप इसे याद रखेंगे। जहाँ तक हमने कहा इसे करो या मरो हार्मोन कहाँ से स्रावित होगा, करो या मरो ग्रंथि पूछ ले तो यही है, फिर करो या मरो हार्मोन का स्रावण होगा। और अभी हमने कहा हृदय गति रुक जाए तो ये चालू कर देगा। हृदय गति रुकने पर पुनः चालू करने की क्षमता किसके पास है, पुनः चालू करने की क्षमता किसके पास है, तो आप बताइएगा। वो एड्रिनल ग्रंथि के पास है, वो उस चीज़ को पुनः चालू कर सकती है। ठीक है, क्लियर है ना। लड़ो उठो भागो, ऐसा करके जब एग्जामिनर पूछेगा आपसे ना कि लड़ो उठो भागो, जैसा हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, यही करती है। ये हर उस सिग्नल को आपको संबोधित करके देगी, हर वो काम करके आपके सामने दिखाएगी कि मैं आपको बचाने के लिए सारा काम कर रहा हूँ। तो इस ग्रंथि से इसलिए परिचय हम ले रहे थे क्योंकि ये हमारे इसी किडनी पर है, यहीं जहाँ हम अपना उत्सर्जन तंत्र की भूमिका में बने हुए हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये मान के चलूँ कि ये आपको आसानी से समझ पाए हैं। अगर ये बात करें कि विज्ञान की भाषा में आपको याद कैसे रख पाएंगे, उसका भी तरीका मैं आपको दे रहा हूँ। विज्ञान की भाषा में, विज्ञान की भाषा में यानी इसी किडनी को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, विज्ञान की भाषा में इसे रेनल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, रेनल। इसी किडनी को विज्ञान की भाषा में रेनल कहते हैं। एक नाम तो इसका और बढ़ा दिया ना हम लोगों ने, किडनी वृक्क गुर्दा, आप क्या कह रहे हैं, रेनल कह रहे हैं। विज्ञान की भाषा में इसे रेनल कहते हैं। और इसके ऊपर जो आ जाए, इसके ऊपर जो ग्रंथि रहे उसी को तो क्या कहते हैं, एड्रीनेल, है ना, एड्रीनेलन, रेनल, एड्रीनेल हो गया ना। ये तो बात यहाँ है, एड्रिनल रेनल मिलता जुलता नाम है ना, आराम से इस बात को याद कर पाएंगे। एड्रीनेल
या एडिनल ग्रंथि कहाँ मिलेगी आपको, तो आप कहेंगे सर हमारे वृक्क के ऊपर मिलेगी, क्योंकि इसे विज्ञान की भाषा में रेनल कहते हैं। उस पर जो ग्रंथि बैठ गई उसे इस नाम से जानेंगे। ये एकदम आसान इजी हो गया आपके लिए, क्योंकि आपको अब 2 प्रश्न साथ साथ याद हो गए। एक तो आप ये याद कर पाएंगे और इसके साथ साथ आपको ये प्रक्रिया भी अब आपके समझ में आ ही जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि अभी तक आप सारी बातें अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं, तो अब हमारी कोशिश रहेगी आपको ये बता दूं कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। क्लियर है? अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं वाकई में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ समझना ये है कि कहाँ कहाँ से एग्जामिनर हमसे प्रश्न बना सकता है, किस किस स्तर पर वो एग्जामिनर हमसे प्रश्न पूछता है। जरूरी इस बात को जानना है वाकई में उत्सर्जन है क्या। जो गंदे पदार्थ हैं, जो वर्ज्य पदार्थ हैं, जो शरीर से बाहर निकालने आवश्यक हैं, जिनको हमारी शरीर कभी स्वीकार नहीं करेगी, जिनको हमारे शरीर में कोई आवश्यकता ही नहीं है, उन्हें बाहर करना ही करना है, तो हम उसे उत्सर्जक पदार्थ बोलेंगे। और जो ये काम करके देगा उसे उत्सर्जक अंग बोलेंगे, है कि नहीं। तो उत्सर्जी पदार्थ हो गए, उत्सर्जक अंग हो गए, क्योंकि उनको हटाने के लिए किसी को आना ही पड़ेगा। तो ध्यान देना, उत्सर्जन तो होगा वाकई में किसका, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का। इस बात को बहुत ढंग से समझने का प्रयास करें। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं उन्हीं का होगा उत्सर्जन। तो आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का शरीर से बाहर जाना ही क्या है, उत्सर्जन है। आप सोचेंगे जब हम सांस लेते समय वातावरण से 78 यानी 78% नाइट्रोजन अपने श्वास के साथ, अपने सांस के साथ अपने शरीर के अंदर ले गए थे, तो पुनः हमने उस पूरे 78% को फिर इसी वातावरण में छोड़ दिया था, हमने नाइट्रोजन लिया ही नहीं था, तो फिर हमारे शरीर में सर नाइट्रोजन आया कहाँ से, है ना। क्योंकि अगर आप वायुमंडल से 21% ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो केवल 4% ही उपयोग में लेते हैं और 17% पुनः वायुमंडल में छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आप 0.03% सांस के सहारे अंदर ले जाते हैं, परंतु वापस कितना करते हैं, 4% वापस करते हैं। मजाक बात नहीं है ये आप आंकड़ा याद रखिएगा। 21% ऑक्सीजन लिया और 17 वापस कर दिया, 4 हमारे शरीर ने उपयोग में लिया। 78% वो नाइट्रोजन हमारे शरीर में गई, लेकिन हमने उसका उपयोग नहीं किया, हमने उसको पूरी तरीके से वापस वायुमंडल में भेज दिया। तो फिर ये नाइट्रोजन आई कहाँ से, नाइट्रोजन का आना यहाँ हमारे यहाँ कैसे हो गया। तो ध्यान दीजिए, बात ये एक चक्र की है। अगर ये नाइट्रोजन है, अगर ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से बनता क्या है, अमीनो अम्ल। इस बात को ध्यान दें आप, नाइट्रोजन से बनता है अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल से क्या बन जाएगी, प्रोटीन। अमीनो अम्ल से बन जाएगी प्रोटीन। नाइट्रोजन से अमीनो अम्ल बनेगा, अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनेगी, और जब इसी प्रोटीन का पाचन होगा, क्या हो जाएगा, डाइजेशन, यानी पाचन किसका, इस प्रोटीन का जब पाचन होगा, प्रोटीन का पाचन होगा, प्रोटीन पचने के बाद किस अवस्था में टूटेगी, जब प्रोटीन पच जाएगी ना, तो इससे निकल आएगा अमोनिया। क्या निकलेगा, अमोनिया। हानिकारक है ये, खतरनाक है ये अमोनिया। जब प्रोटीन पचेगी तो अमोनिया निकलेगा, इस बात को ध्यान दें। और जैसे ही अमोनिया निकला, फिर ये आपका लीवर वर्क करेगा, यानी यकृत। इस बात को ध्यान दें, कभी भी एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न बना ही सकता है कि अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, तो कहिएगा यकृत बदलता है। यहाँ देखिए, फिर अमोनिया किस में बदल जाएगा, यूरिया में, यूरिया में बदल जाएगा। ठीक है ये चीज़। अब देखिए, ये जो पूरा एक चक्र सदृश आपके सामने रचना बनी, इसी चक्र को कहते हैं ओन्थ्रिन, ओन्थ्रिन चक्र, या यूरिया चक्र करके आ सकता है, यूरिया चक्र। यूरिया चक्र की शुरुआत देखिए कहाँ से हुई, नाइट्रोजन था उसने अमीनो अम्ल बना दिया, नाइट्रोजन था उसने क्या बना दिया, अमीनो अम्ल बना दिया। इसमें से हर वो प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम से, जैसे वो कह दे कि अमीनो अम्ल किससे बनता है, कह दो नाइट्रोजन से बनता है। प्रोटीन किससे बनी, अमीनो अम्ल से बनी। फिर अमोनिया कहाँ से आया,
प्रोटीन के पाचन के बाद, इसीलिए तो मैंने यहाँ पाचन लिख दिया है, वो डाइजेशन, वो अवशोषण हो जाने के बाद जब प्रोटीन का अवशोषण होगा, कोशिकाएं इसे लेंगी तो वाकई में वो अमोनिया मुक्त करेंगी, और वो अमोनिया मुक्त हो करके फिर कहाँ बढ़ेगा, हमारा एक कृत, हमारे शरीर में वो व्यवस्था, वो क्षमता, वो पर्याय क्या कर देगा, वो आपके इस जहरीले खतरनाक अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। फिर यही यूरिया आपके इसी किडनी की मदद से बाहर कर दिया जाएगा, इसी किडनी की मदद से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। एक छोटा सा चक्र मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और मैं विश्वास के साथ ये मान सकता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं और इसे बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाए हैं, और अगर ऐसा आप कर पाए हैं तो बेहतर है, बहुत ही बढ़िया है। नहीं कर पाए हैं तो इस चीज़ को पुनः समझें, कुछ है नहीं इसमें। नाइट्रोजन ने अमीनो अम्ल बनाया, प्रोटीन ने अमोनिया बनाया, अमोनिया ने यूरिया बनाया, ये एक चक्र का काम किया। ये चक्र ऐसा ही अनवरत चलता रहता है, और इसी चक्र को यूरिया चक्र या ओलिथ्रिन चक्र कहते हैं। कोई डाउट यहाँ पर आपको नहीं है। अब जरा ध्यान दें, हम अपने फिगर को हटाने वाले नहीं हैं, और हम ये मान के चलें कि हम लोग यहाँ से बहुत कुछ जानने वाले हैं। क्लियर है? देखिएगा, जैसे ये जो बना हुआ है, ये संरचना जो बनी हुई है, इसी में ऐसे पतले 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 बहुत सारे, क्या बोला हमने, इसी सेम जैसी संरचना में, इसी हमारे वृक्क में पतले 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 ढेर सारे, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ढेर सारे क्या पाई जाती हैं, वाहिनियाँ पाई जाती हैं। ढेर सारी वाहिनियाँ इसमें मिलेंगी आपको, बहुत ज़्यादा की संख्या में मिलेंगी, बहुत ज़्यादा संख्या में। पतली पतली नलिकाएं होंगी बहुत ज़्यादा संख्या में, और इन्हीं को हम लोग नेफ्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। अगर एग्जामिनर पूछेगा, वैसे है नहीं, एक अमूमन आंकड़ा ही है, वो घट बढ़ सकता है, करोड़ों की संख्या में नेफ्रॉन होते हैं। अद्भुत है ये, यानी नेफ्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और ये नेफ्रॉन का काम क्या है, यही नेफ्रॉन वो जब रक्त पहुँचेगा उसको छानने का काम करेंगी, और इसके बाद इसी मूत्र नली के माध्यम से अवशिष्ट पदार्थ को कहाँ ले आएंगी, इस मूत्राशय में, ये जो बड़ा सा चैम्बर है यहाँ डाल देंगी। यहाँ ये भर जाएगा, और फिर जब आप इसको सहन नहीं कर पाएंगे, वैसे ज़्यादा सहन कर ही नहीं सकता आदमी, और औसतन एक दिन में आप 1.5 से 2 लीटर, जो स्वस्थ मनुष्य हैं उसके पास 1 से 1.5 लीटर ही, 2 लीटर तो ज़्यादा ही है, लेकिन 1 से 1.5 लीटर का औसत है, इससे कम नहीं होना चाहिए। एक स्वस्थ मनुष्य को दिन भर में, यानी एक पूरे दिन में 1 से 1.5 लीटर मूत्र यहाँ जमा होता है। ऐसा नहीं कि एक साथ पूरा जमा हो जाता है, उसे आप वो समय समय पे बाहर कर देता है, और अगर वो अपनी कैपेसिटी लगाए, बहुत मेहनत करे, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं रोक पाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि शरीर खुद एब्जॉर्ब नहीं करेगी इस बात को। शरीर आपसे खुद कहेगी, अरे यार इतना कठिन आदमी है ये, और आपको यहाँ दर्द होने लगेगा, आपके पेट के आसपास दर्द होने लगेगा, और आपको लगेगा कि नहीं अब तो बिल्कुल बस की बात नहीं, आप बाहर चले जाएंगे, है ना, ये है। और इसके बाद वो इसी मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर कर दिया जाएगा, और वो आपकी शरीर फिर आपका मूत्राशय खाली हो जाएगा, पुनः वो प्रक्रिया चलने लगेगी, पुनः ये भरेगी। अच्छा, कभी आपने कल्पना किया कि जितना हम पानी पीते हैं क्या उतना ही मूत्र बन जाता है? क्या वो सारे मूत्र बन जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। इसकी संरचना भी अभी मैं आगे आपको बता रहा हूँ, पहले आप इतनी बात तो ध्यान दें बस कि यहाँ आ गया। अच्छा, एक संरचना देखो, ये संरचना दिल जैसी कुछ बनी हुई है ना, और आपके शरीर में जिसे हम हार्ट कहते हैं उसे लोग दिल मान लेते हैं, है ना, कि आपको वो बताते भी हैं कि ऐसी संरचना करके लोगों को दिखाया जाता है कि ये है वो है। सच में अब आप विज्ञान पढ़ के जा रहे हो, किसी के साथ ऐसा मत करना, क्योंकि ये तो वो मूत्राशय की संरचना है। आप जिसे कह रहे थे प्रेम का प्रतीक, वो तो इस मूत्राशय का प्रतीक है। जरा सोचो कितना भद्दा लगेगा ना उसे, अगर वो इस बात की जानकारी रखता हो, जैसे अब आज आप इस बात को जान चुके हैं, और हम आपसे कहें बहुत बहुत शुक्रिया आपको, तो आप कहोगे ये आदमी बड़ा ख़राब है, अभी इनको मूत्राशय बता रहे हैं, और सर हमें सिग्नल किसका दे रहे हैं, इसका हार्ट का तो दे नहीं रहे, दिल का तो दे नहीं रहे हैं, है ना, ये तरीका। तो इस बात को ध्यान दें कि वाकई में ये हमारे शरीर में जो भी संरचना ये मूत्राशय की है, ऐसी कोई संरचना आपके हार्ट के पास नहीं है। ये बात क्लियर होगी, अब आपको कोई दिक्कत मुझे लगता है यहाँ आपको अब नहीं होगी। तो जहाँ मैंने नलिकाओं की बात की है, जहाँ मैंने वृक्क की और भी बात करना चाह रहा हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब जरा ध्यान दें, अभी हमने जिस नेफ्रॉन की बात की है, जिस संरचना की बात मैं कर रहा था, वाकई में वो आपके वृक्क की इकाई है। जब भी पूछा जाए
कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई किसे कहेंगे, तो नेफ्रॉन को कहते हैं। इस महत्वपूर्ण टॉपिक को भी याद रखें आप। नेफ्रॉन क्या है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई किसे कहेंगे, तो आप ये जवाब अब दे पाएंगे कि नेफ्रॉन को कहते हैं। और ज़रूरी है कि नेफ्रॉन के बारे में भी हम जान लें, नेफ्रॉन की संरचना थोड़ी सी समझ लें। नेफ्रॉन कुछ इस तरीके का है, एक अभिवाही धमनी आएगी, अभिवाहक या अभिवाही धमनी, और इधर एक अपवाही धमनी होगी, अपवाही धमनी। इसका मतलब ये हुआ कि एक रक्त को लाएगी, एक रक्त को कहाँ लाएगी, वृक्क के पास लाएगी, उसे अभिवाही कहेंगे, और जो वृक्क के बाहर लेकर जाएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपवाही धमनी बोलेंगे। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है आपको। अब जरा ध्यान दें, जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो कुछ इस तरीके की एक संरचना मिलेगी, ऐसे ऐसे करके ये बहुत ही पतली पतली इस तरीके की संरचना में बदल जाता है। आप मान के चलें बहुत ही पतला ऐसे गुच्छे जैसी संरचना हो जाती, किसकी, इसी धमनी की, ऐसे आकर के बहुत ही गुच्छों जैसी संरचना बना लेता है। और फिर ये इस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि अब ये पतला हो गया है ना, जैसे जितना फ्लो के साथ रक्त आ रहा था अब ये काफ़ी पतला हो गया, तो इसमें काफ़ी दबाव बनेगा और इस एक चैम्बर में कुछ इस तरीके का आने का प्रयास कर जाएगा, और इसी को छनना कहेंगे। यहीं रक्त छन जाएगा, ये जो चैम्बर जैसी संरचना है ऐसे बनेगी, और फिर कुछ इस तरीके की नलिका द्वारा आगे बढ़ेगी। बात समझिएगा, इस बात को थोड़ा अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे तो फिर भूलेगा नहीं आपको। ये जो हमने बना रखा है ये वाला हिस्सा, इसे कहेंगे बोमेन संपुट। बोमेन संपुट, डायरेक्ट एग्जामिनर यही प्रश्न कर लेता है कि बोमेन संपुट यानी बोमेन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो बोमेन कैप्सूल की संरचना कहाँ है, नेफ्रॉन में है, इस बात को ध्यान देना। नेफ्रॉन किसकी इकाई है, तो आप कहिए सर वृक्क की इकाई है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं, सबके सब महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद ये जो बोमेन संपुट है इसी नेफ्रॉन की संरचना है, कटोरी जैसी संरचना है, आप देख रहे हैं। इसी में जब यहाँ दबाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा यहाँ, तो इसी में से रक्त से जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, गंदे पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ हैं, वो छन करके इस कटोरी में आ जाएंगे। लेकिन अभी भी इसमें पोषक पदार्थ बाकी हैं, नहीं तो फिर तो मूत्राशय यहीं लगा दिया जाता ना, उतना बड़ा सिस्टम बनाने की क्या आवश्यकता थी। अभी काफ़ी काम वर्क बाकी है, इसलिए ये संरचना बड़ी कर दी गई है। अब जरा ध्यान देना, अब इसके बाद आगे जाने पर कुछ इस तरीके की संरचना आपको मिल जाएगी, इस तरीके की, ऐसे करके इस तरीके की। फिर वही काम आगे होता चला जाएगा, और फिर जाकर के एक बड़े से ये चीज़। अब इस फिगर को आप समझ लें, करने का ज़रूरत क्या हम लोगों को है कि अगर हकीकत में जहाँ ये बात किया हमने, जिसे हम कह रहे हैं संग्राहक नालिका, संग्राहक नलिका, यानी जब सब कुछ काम हो जाएगा ना, फिर ये जा कर के इसी मार्ग से इसी नलिका में एकत्र हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा, इसके बाद आगे बढ़ जाएगा। इतना काम तो नेफ्रॉन का है। ये जो संरचना हमने बीच में बना रखी कुछ इस तरीके की, ये वाली संरचना, इस पर विशेष आपको ध्यान देना है। ध्यान इस पर क्या देना है, इसी को कहा जाता है हेनले लूप, हेनले लूप। अब यह भी एग्जामिनर पूछेगा कि हेनले लूप संरचना कहाँ है, हेनले लूप कहाँ पाया जाता है, नेफ्रॉन में पाया जाता है। बोमेन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, नेफ्रॉन में पाया जाता है। क्लियर है बात ना। अब इनका काम देखो क्या है, इनका काम क्या है, जब यहाँ से छनाई हो जाएगी ना, फिर इसके बाद जैसे ही रक्त और आगे बढ़ेगा, यानी वो प्रक्रिया छनने के बाद वो चीज़ यहाँ आएगी, जब यहाँ पहुँचेगी तो अगर उसमें कुछ भी पोषक पदार्थ बचे हुए, यही मैं कहना चाह रहा था, और बचे रहते हैं तब ये व्यवस्था है, कुछ पोषक पदार्थ बचे हुए हैं, जल यहाँ से ज़्यादा छन करके चला आया, इसलिए मैंने अभी आपसे कहा कि जितना आप पानी पिएंगे उतना आप मूत्रदान नहीं करेंगे, या उतना मूत्र आपका बाहर नहीं जाएगा, पानी के बराबर आपके शरीर को भी आवश्यकता है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ से छनाई हुई, वो मूत्र आगे बढ़ा, उसमें अभी शुद्ध जल है, अभी शुद्ध जल है। जब वो हेनले लूप के पास पहुँचा तो हेनले लूप उससे कह रही, कहाँ जा रहे हो भाई, इतनी मेहनत से तो हमने आपको अपने अंदर लाया हुआ है, कितनी प्रक्रिया हमें करनी पड़ती, कितना झेलना पड़ता है, तब हम पानी पीते हैं, तब हम कुछ खाते हैं, और आप ऐसे ही थोड़ा बाहर चले जाओगे, ये जाने नहीं देगा।
फिर क्या करेगा, हेनले लूप उस बचे हुए पोषक पदार्थों का तथा उस जल का क्या कर लेगा, अवशोषण। तो यहाँ ध्यान दें, ये समझ लें, बचे हुए पोषक पदार्थ, बचे हुए पोषक पदार्थ और किसका, जल का अवशोषण कर लेगा। यानी अब ये भी छानने का काम कर रहा है, जो यहाँ काम हो रहा था वही काम यहाँ हो रहा है। अब ये जल, अब ये पूरी तरीके से क्या बन जाएगा, मूत्र बन जाएगा। और अब ये चला जाएगा आगे संग्राहक नालिका में, नालिका के माध्यम से अब इसी मूत्राशय में पहुँचेगा और मूत्राशय से फिर मूत्रमार्ग द्वारा बाहर कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान दें, हेनले लूप का काम क्या है, हेनले लूप है कहाँ, बोमेन संपुट का काम क्या है, बोमेन संपुट है कहाँ, ये सारी बातें मैंने आपके सामने क्रमवार ढंग से रख दिया है। और आप अब इसे ज़्यादा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि आप इसके नामकरण और इसी फिगर के माध्यम से आप इसे समझ जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये मान के चलूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब जरूरी पहलू ये है कि हम ये, और इसमें काफ़ी प्रश्न हैं जिन्हें समझें हम क्रमवार तरीके से। वाकई में आप देखिएगा उत्सर्जन के प्रकार ये और भी इम्पोर्टेंट है। अभी हमने केवल वृक्क की संरचना को समझा है, अभी हमने केवल उत्सर्जन के बारे में ही तो जाना है। और अब हम क्या जानेंगे, उत्सर्जन के प्रकार जानेंगे कि उत्सर्जन कैसे कैसे होता है। देखिए अभी हमने आपको बताने का ही प्रयास किया था और कहा था, अब यहाँ से समझें, CHO यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये आपके कहाँ मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट में। हम इसे कहाँ पढ़ेंगे, पोषक पदार्थ वाले चैप्टर में। CHO कहाँ मिलेगा, वसा में। हम इसे कहाँ पढ़ेंगे, पोषक पदार्थ वाले चैप्टर में। बताना क्या चाह रहा हूँ, अब देखिएगा CHON भी मिलेगा किसमें, प्रोटीन में। यही समस्या है ना। फिर जब आप प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं तो ये नाइट्रोजन आ जा रहा है और इसी नाइट्रोजन को क्या करना है, हमें पचाना है, इसी नाइट्रोजन को हमें बाहर निकालना है। और यही नाइट्रोजन अगर आ गया तो यही नाइट्रोजन फिर वही प्रक्रिया अपनाएगा, अमीनो अम्ल बनाएगा ना। नाइट्रोजन अमीनो अम्ल बनाएगा, अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाएगी, प्रोटीन पचेगी तो अमोनिया निकलेगा, अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होगा, फिर वही यूरिया फिर मूत्रमार्ग द्वारा बाहर आएगा। यही तो फंक्शन है आपके शरीर का, यही तो वर्क है। तो यहाँ ध्यान देना, ये आपके पास एक जरूरी पहलू आप तक पहुँचाने का प्रयास किया हमने, हो भी गया। कार्बोहाइड्रेट इनसे मिला, वसा इनसे बना है, प्रोटीन इनसे बना है। तो यही जो नाइट्रोजन आ रहा है इसका हमें क्या करना पड़ेगा, उत्सर्जन करना पड़ेगा। हमारे शरीर में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं कि हम अमोनिया रखेंगे, नहीं रखेंगे, अमोनिया हानिकारक है। अब उत्सर्जन के प्रकार में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कोई भी जंतु जो इस धरातल पर है, कोई भी जंतु जो इस धरातल पर है, ये स्टार प्रश्नों की बात है। अब वो महत्वपूर्ण 3 चीज़ों का उत्सर्जन करती हैं। एक तो अमोनिया का, एक तो यूरिया का और एक तो यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड, अमोनिया का, यूरिया का और एक तो यूरिक एसिड का, ये 3 है। और इनके आधार पर जंतुओं का विभाजन हुआ है, इन्हीं के आधार पर जीवों को बांटा गया है जो अमोनिया उत्सर्जन करेंगे। जो भी जीव किसका उत्सर्जन करेंगे, अमोनिया का, उसे अमोनोटैलिक कहेंगे, अमोनोटैलिक कहेंगे। जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करेंगे उसे हम यूरी लिख दे रहा हूं, यूरिटैलिक कहेंगे। और जो यूरिक एसिड क्या करेंगे उसे यूरिकोटैलिक बोलेंगे। हिंदी इसकी और भी आसान, यूरिया उत्सर्जक, अमोनिया उत्सर्जक और फिर यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड उत्सर्जक, इन्हें बोल देंगे, कोई दिक्कत। यूरिटैलिक या यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, बस इतना ध्यान देना है। इसमें को आ जाएगा, यहाँ यूरिटैलिक को हम एक और नाम से भी लिखा जा सकता है, यूरियोटैलिक लिखा जाए, तो आप इस पर बने रहिएगा, आपकी टॉपिक सही है। अमोनिया यानी अमोनोटैलिक में क्या होता है, ऐसे जीव आएंगे जो अमोनिया निकालेंगे। अमोनिया बहुत ही खतरनाक है, एक उदाहरण से समझिएगा। अमोनिया एक प्रकार का जहर है, जहर। और जहर अगर कम करना है तो क्या करना पड़ेगा,
बताना। जहर अगर कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे शराब एक जहर है, अगर उसे कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो शराब पी रहे हैं, कोई बहुत गाढ़ा पैक बना करके पीना पसंद करते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत ही हल्का बनाएंगे, बहुत हल्का पीने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब जानते हो क्या है? जो गाढ़ा पैक पी रहा है वो जहर को कम करना नहीं चाह रहा है, और जो हल्का पैक पी रहा है ना, वो पिएगा जरूर लेकिन उस जहर को हल्का करके पीने का प्रयास करता है। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? पानी जो है वो जहर को कम करता है ना भाई। अब आप समझ गए कि जहर को वो कम करने का प्रयास कर रहा है, तो पानी जहाँ बहुत ज़्यादा होगा वहाँ जहर कम होगा। जानते हो क्या? सीख गए। अगर आप इतनी बातें समझ गए तो सीख गए आप। अब देखना उत्तर कैसे दोगे आप इसका। जितने पानी में रहने वाले जीव हैं, जितने पानी में रहने वाले जीव हैं, पानी में रहने वाले जीव, ये किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का। क्लियर है? जिनके पास पानी की व्यवस्था ज़्यादा होगी, आप ये नेचर ने उन्हीं को ये व्यवस्था दी है। हम लोग अमोनिया का उत्सर्जन करते तब तो भयानक हो जाता। ये व्यवस्था किसको दिया उन्होंने? जल में रहने वाले जीवों को, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा जलाशय है, वहाँ खतरनाक अगर जहर निकल भी रहा है तो उसी जल में समाहित हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। समझ गए ना आप? इसीलिए मैंने कहा कि जहर को कम करने के लिए पानी मिलाया जाता है। जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहीं ये जहर कम होगा। इसीलिए नेचर ने ये व्यवस्था किसको दे दी है? पानी में रहने वाले जीवों को ये क्षमता दे रखी है। यहाँ देखिए सभी स्तनधारी, यानी हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर। स्तनधारी प्राणी कहाँ आएंगे? सबके सब यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि इनके पास भी जल ग्रहण करने की क्षमता है, पर्याप्त जल ग्रहण कर सकते हैं और करते भी हैं। और ये उत्सर्जन किसका करते हैं? यूरिया का। ऐसा नहीं कि आप जल में ही रहते हो, आप भी जल में ही रहते होते तो आप भी किसका उत्सर्जन करते? अमोनिया का। क्लियर है ना? आप बाहर रहते हैं, आप फिर भी जल के साथ जुड़े हैं, आप किसका उत्सर्जन कर रहे हैं? यूरिया का। ये बात ध्यान देना। इसीलिए आपको यूरिटेलिक या यूरियोटेलिक कहा जाएगा। यहाँ देखिए यूरिक एसिड, ऐसे जीव व्यवहारिक जीवन में आइए, ऐसे जीव जिन्हें आप बहुत कम देखते हैं या देखे ही नहीं होंगे कभी पानी पीते हैं। ये कभी आपने छिपकली को देखा पानी पीते हुए? कभी आपने छिपकली को देखा है? हाँ, हो सकता है आप पक्षियों को देखे हों पानी पीते, लेकिन वो भी बहुत कम। जल्दी आप पक्षी को भी पानी पीते हुए नहीं देख पाते, बहुत कम कभी कभार देखते हैं। पानी आप रखते पीते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पीते हैं, लेकिन इन लोगों को बहुत कम आप पानी पीते ही देख पाते हैं, बहुत कम। तो ऐसे जो जीव हैं, जैसे पक्षी मैंने लिखा अभी अभी कहा पक्षी, और सरीसृप प्राणी जो हैं यानी रेंगने वाले, ऐसे भी समझ लो रेंगने वाले जीव जो रेंग करके चल रहे हैं, जैसे सर्प वगैरह को आप जल्दी पानी पीते हुए नहीं पाओगे। जो सर्प पानी में रह रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, फिर वो तो फिर अलग काम करेगा ना। वो जो पानी में रहने वाला है वो अलग ही काम करेगा। जैसे मेढक दो प्रकार का होगा, एक तो पानी में रहेगा, जो मेढक पानी में ही रहेगा वो अमोनिया का उत्सर्जक बनेगा। जो मेढक धरातल पर रहेगा, धरती पर हमारे साथ रहेगा इस तरीके से भूमि पर, वो फिर यूरिया का उत्सर्जन करेगा। मेढक का जो बच्चा होगा ना, जिसे आप टेडपोल कहते हैं, वो किसका उत्सर्जन करेगा? टेडपोल क्या कभी बाहर रहेगा क्या? नहीं ना। टेडपोल कहाँ रहता है? टेडपोल रहता है जल में, इसीलिए वो उत्सर्जन किसका करेगा? अमोनिया का। तो जब एग्जामिनर आपसे ये पूछे ना, तो आप इसी स्तर पर इस बात को समझ करके जवाब दीजिएगा कि फला जीव कहाँ रह रहा है। उस जीव की स्थिति के आधार पर आप इसका जवाब देने का प्रयास करें। अब देखिएगा, हमने जहाँ बात करी है पक्षी की, हमने जहाँ बात कर ली आपसे पक्षी की, पक्षी सरीसृप यानी सर्पों को, रेंगने वाले जीवों को, ये बहुत कम पानी पीते हैं, ना के बराबर पानी पीते हैं, या हम इनको पानी के लिए देख ही नहीं पाते। तो ऐसे जीव वाकई में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। आप ज़रा सोचो, आप किसी पार्क में बैठे हैं और वो वाकई में सुहावना तब होगा जब आप अपने किसी चाहने वाले के साथ पार्क में बैठे हैं। सोचिए, अपने किसी चाहने वाले के साथ पार्क में बैठे हैं और एक सामने कोई दूसरा लड़का किसी ऐसे ही आ जाए आपके बीच में व्यवधान बनाने के लिए और बैठ गया, वो भी आपको देख रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा, बड़ी अजीब विडंबना होगी ना। और अचानक मान के चलो उसी पेड़ पर बैठा हुआ कोई एक पक्षी आपके ऊपर वो गीला चिपचिपा पदार्थ गिरा दे आपके शर्ट पर, तो आपको उठ करके वहाँ से भागकर जाना पड़ता है। कभी आपने महसूस किया वो जो गीला चिपचिपा पदार्थ गिरा हुआ है उसमें जल की मात्रा बहुत ही कम है,
बहुत ही कम यानी ना के बराबर है। और फिर क्या कभी आपने देखा कि अन्य जीवों की भांति क्या वो मूत्र भी साथ आया है? नहीं आया ना। ये परिकल्पना सच में आप सोचो, फिर आपके दिमाग से कभी उतरेगा ही नहीं। तो पक्षी जो हैं उनके पास क्या नहीं होता है? मूत्राशय नहीं होता है। अद्भुत है ये। जो आप मूत्र इकट्ठा करके रखते हैं वो पक्षियों के पास है ही नहीं। आप सोचो क्यों? उसका उत्तर यूं है कि पक्षी अगर मूत्राशय लेकर टहलेगा और उसमें जल भरा होगा तो बताना उसे उड़ान भरनी है, उसे उड़ करके जाना है, वो जा पाएगा क्या? नहीं ना। इसीलिए उसकी हड्डियां खोखली होती हैं जिससे वो उड़े, हल्का बना रहे शरीर, तथा मूत्राशय वगैरह नहीं होता है। क्लियर होगी बात ना? आप जरा देखना, अभी हमने आपसे अभी हेनले लूप की बात की थी, कुछ इस तरीके की जो संरचना हमने बनाई थी। हेनले लूप जो है ये ऊंट में ज़्यादा विकसित होता है। ऊंट में ज़्यादा विकसित होता है क्यों? क्योंकि ऊंट रेगिस्तान में रहने वाला प्राणी है, उसे पानी बहुत ही कम मिल पाता है, जबकि उसे पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऊंट रेगिस्तान में पानी कम मिलेगा लेकिन पानी की बहुत आवश्यकता है। तो वो क्या होता है, हेनले लूप जब बड़ा होगा, हेनले लूप जब उसका बड़ा होगा तो जितना भी पानी उसने पिया है ना, उस पानी में से बहुत ज़्यादा जरूरी जल को हेनले लूप खींच लेगा, जिससे ऊंट को सहायता मिल जाएगी। यही तो हमने अभी आपसे बात की थी। तो इसलिए ऊंट में ज़्यादा विकसित होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप। अब हम बात कर रहे हैं कि पक्षी में क्या नहीं होता। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता। अपवाद मानिए, अपवाद तो खूब पूछे जाते हैं। अपवाद क्या है? तो अपवाद है शुतुरमुर्ग, अफ्रीका में पाया जाएगा। बात होगी जिस दिन अफ्रीका महाद्वीप की, हम आपको बताएंगे शुतुरमुर्ग की बात, शुतुरमुर्ग की भी बारे में। शुतुरमुर्ग के पास, जो शुतुरमुर्ग लिखा हमने, इसके पास वाकई में मूत्राशय होता है। शुतुरमुर्ग के पास मूत्राशय है। क्लियर बात ना? हमारे भारत का शुतुरमुर्ग किसे कहा जाएगा? गोंडवाना पक्षी को, जो राजस्थान का राजकीय पक्षी है। ये बात अगर अब आप मान के चले, आप जान पाए हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये काम अच्छे ढंग से कर पाएंगे। क्लियर है बात ना? अच्छा, कुछ बातें और भी हैं जिनकी चर्चा मैं आपके लगे हाथ कर ही देता हूँ। अगर बात ये आ जाए कि जो पथरी होती है, गुर्दे की पथरी, गुर्दे में पथरी बन जाता है ना किडनी में, जो गुर्दे की पथरी है यानी जो वृक्क की पथरी है वो किसकी बनी है? तो वो बताना, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। कौन? गुर्दे की पथरी। और ध्यान देना, जो यूरिया है, जो यूरिया बन जा रहा है, यानी जो ये बनने का परिदृश्य है, वाकई में यूरिया का रंग पीला क्यों होता है? अर्थात हमारे मूत्र का रंग पीला क्यों है? ये एग्जामिनर सीधा प्रश्न आपसे कर सकता है, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो मूत्र के रंग का पीला होना एक कारण है किसका? यूरोक्रोम का। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग होता है पीला। और भी जानना चाहो तो अद्भुत बात है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, मरी हुई हीमोग्लोबिन की वजह से यूरोक्रोम, यही है, ध्यान देना, HB यानी हीमोग्लोबिन की मृत अवस्था, जितना ज़्यादा रक्त में बढ़ेगी वही जाकर के वही यूरोक्रोम कहलाएगा और वही जाकर के इस मूत्र को क्या कर देगा? पीला कर देगा। एक रोग होता है पीलिया, पीलिया में हो जाते हैं आप पीले, है ना? पीलिया में आप पीले हो जाते हैं और पीलिया हो जाने पर RBC नष्ट होती है। RBC नष्ट होगी तो RBC में क्या पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन। क्रमबद्ध तरीका समझें, RBC में क्या? हीमोग्लोबिन। RBC मरी, हीमोग्लोबिन मरा, हीमोग्लोबिन जब ज़्यादा मरेगा तो आपका मूत्र ज़्यादा पीला हो जाएगा, है कि नहीं? ज़्यादा पीला हो जाएगा, और जब ज़्यादा पीला हो जाएगा तो डॉक्टर साहब कहेंगे पीलिया हो गया आपको। क्या हो गया है? पीलिया हो गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी टॉपिकें जो आज हमने आपके सामने उल्लिखित की है, आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाए हैं। अगर ये टॉपिक आपको अच्छी लगी, आपको आपकी तैयारी के लिए सुगम है, आपको आसान लगी, आसान करके हमने दिया आपको, तो एक व्यवहारिक ज्ञान के रूप में इसे आप लें और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को मेंटेन बनाते रहें। और इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आपसे पुनः गुजारिश और ये निवेदन करूँगा कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों के पास भेजें इसे।
इसी उम्मीद, इसी आशा विश्वास के साथ मिलते हैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।